मित्रों नमस्कार, मैं नीरज पांडे अपने यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12 के बच्चों के कहने पर, चूँकि इनका कहना था कि निःशस्त्रीकरण क्या है और फिर उसके बीच एनपीटी क्या है। तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग जो मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं दोनों के लिए है कि देखिए, निःशस्त्रीकरण अर्थात कह सकते हैं शस्त्र के बिना, वो होता है निःशस्त्रीकरण। अर्थात विश्व में क्या है कि शस्त्रों की संख्या को कम करना, नियोजित करना ही क्या कहलाता है, निःशस्त्रीकरण कहलाता है। और निःशस्त्रीकरण से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं मानता हूँ, क्योंकि जब गांव के स्तर पे मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे गांव में देखिए कि अगर किसी के पास गांव में 10-20 लोगों के पास बहुत अच्छे असलहे हो जाते हैं, अच्छे-अच्छे जैसे माउजर हो गया, AK-47 तो गाँव में नहीं होते हैं, लेकिन जैसे अपने 6 फायर वगैरह हो गए, तो ये क्या होते हैं, छोटी-सी बात पे उतावले होकर के लोग क्या कर देते हैं, तुरंत अपने असलहे को निकाल कर के दौड़ देते हैं कि चलिए मैं आपका देख ही लेता हूँ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ एक व्यक्ति की बात है, एक लोगों की बात है, एक परिवार की बात है, एक गाँव की बात है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं विश्व स्तर की बात, चूँकि एक देश के बीच युद्ध करेगा या 4-6 देश मिलकर के 4-6 देशों के बीच युद्ध करेंगे, तो उसमें क्या है कि एक व्यक्ति या एक लिमिटेड क्षेत्र में नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान क्या होगा, बहुत भारी क्षेत्र में नुकसान होगा। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि उसमें कंट्रोल करना होगा, इसलिए लाया गया निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण का आशय आप लोग विधिवत समझ गए होंगे कि शस्त्र को क्या करना, सीमित करना, या शस्त्र को विश्व को शस्त्र से लैस न करना बल्कि शस्त्र विहीन करना, ये निःशस्त्रीकरण कहलाता है। अब निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आता है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात नाभिकीय अप्रसार संधि। तो नाभिकीय अप्रसार संधि का मतलब क्या है कि नाभिक अर्थात परमाणु बम जो हैं वह क्या है, उनका अप्रसार, प्रसार नहीं हो बल्कि अप्रसार हो, मतलब उनको क्या किया जाए, प्रसारित नहीं किया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, ऐसा समझौता ट्रीटी लाया गया। और ये देखिए मित्रों, ट्रीटी वही ला सकता है, कोई भी समझौता सुझाव वही व्यक्ति देता है, वही देश देता है जिसके पास वो व्यवस्था होती है। जैसे आप समाज में भी देखें तो समाज में वही व्यक्ति गांव का अगुआ होता है, समाज का अगुआ होता है, जिसके पास व्यवस्थाएं होती हैं। जो दबा कुचला व्यक्ति होता है वो कभी मुखर होकर के कोई बात कहने के अपने अंदर वो सामर्थ्य नहीं उपजा पाता है, न तो पैदा कर पाता है कि हम इनसे ये चीज कह पाए। और एक बात ये भी है कि उसके बात को सब लोग मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जैसे सामर्थ्यवान कुछ भी कहे, उसकी सारी बातें क्या होती है, मान ली जाती है। वैसे क्या था कि उस समय देखा जाए तो P5 के देश जैसे थे, मुख्य रूप से ब्रिटेन हुआ, आपका अमेरिका हुआ और रूस हुआ। ये 3 देश उस समय परमाणु संपन्न देश माने जाते थे। साथ में परमाणु संपन्न देश तो और 2 थे, आपके फ्रांस और चीन भी थे। लेकिन ये 3 देश क्या किए कि एक मसौदा लाए, खासतौर से यूएसएसआर रूस लाया और लाए अमेरिका। ये दोनों 12 जून को एक मसौदा लेके आते हैं, 12 जून 1967 को। ये क्या करते हैं कि महासभा में इसको प्रस्तुत करते हैं, इसको क्या करते हैं, संयुक्त महासभा में प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ होता क्या है कि इनके बिल को अलग अलग, ये दोनों बिल लाए थे, ये बिल यही लाए थे कि इसको जो विश्व स्तर पे है यहाँ पे शस्त्रों की सीमित व्यवस्था कर दी जाए, शस्त्रों को इस रूप में न फैलाया जाए कि हर व्यक्ति के पास हो जाए और छोटी छोटी बातों पे सभी लोग अपने शस्त्र को उठा लें और एक दूसरे के लिए प्रहार करें, जिससे कि विश्व का विनाश हो। इसके लिए मुख्य रूप से कौन लाया, आपका ये रूस लाया और अमेरिका लाया। लेकिन ये बिल पास हो जाता है 12 जून 1967 की बात है। और फिर ये क्या होता है कि एनपीटी के रूप में 1 जुलाई 1968 को, 1 जुलाई 1968 को क्या होता है कि संयुक्त महासभा द्वारा पास कर दिया जाता है। 1 जुलाई 1968 को संयुक्त महासभा के द्वारा यह पास कर दिया जाता है। लेकिन देखिए इसको हम ये तो मान लिए कि एनपीटी पास हो गया। अब एनपीटी में कौन आया, कैसे हुआ, ये सारी बातें भी जाननी जरूरी है। तो एनपीटी के अंतर्गत ये रखा गया कि जो 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 तक जो देश परमाणु संपन्न हो चुके हैं, वही देश इस ट्रीटी के, वही देश इसके क्या होंगे, मुख्य रूप से सदस्य हैं। उन्हीं देश के द्वारा वही देश क्या हो सकते हैं, केवल परमाणु संपन्न रहेंगे, अलावा विश्व के जो देश अन्य देश हैं वह परमाणु संपन्न नहीं होंगे। तो इनमें सिर्फ 5 ही देश थे, आपका अमेरिका था, रूस था, चीन था, फ्रांस था,
ब्रिटेन था, उसके अलावा और किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि आखिरी में आपका चीन जो है वो चीन 1964 में परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो वो भी 67 के पहले एलिजिबल हो गया था। अमेरिका तो बहुत पहले से ही किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया था, अणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उस समय 1945 की बात है, अर्थात अमेरिका के पास तो और पहले से परमाणु बन के तैयार थे। उसके बाद उसी के कह सकते हैं कि एक खुन्नस बस कह सकते हैं, या ईर्ष्या बस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक होड़ बस कह सकते हैं आप, होड़ बस रूस भी अपना करता है, रूस भी बना देता है एक, रूस बना देता है। तो उसमें होता क्या है मित्रों की रूस बनाया, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन, इस प्रकार से सॉरी मित्रों, एक सेकंड समय लेने के लिए। तो रूस इस प्रकार से ये पांचों देश संपन्न हो गए, परमाणु संपन्न। तो ये क्या चाहे कि भाई मेरे पास तो परमाणु है लेकिन अन्य किसी के पास न है, इसलिए मैं क्या करूं, एक समझौता लेके आ गए ये लोग, एनपीटी। उसमें स्टार्ट में 3 ही देश इस पे हस्ताक्षर किए थे P5 के, अमेरिका, चीन और क्या किया था, सॉरी चीन नहीं था, अमेरिका था, रूस था और ब्रिटेन, 3 ही देश इस पे हस्ताक्षर किए थे। बाद में चल करके चीन और फ्रांस भी किए। और आज तो देखा जाए तो इस समय वर्तमान में सदस्य की संख्या 190 हो गई है P5 सहित। इसमें एनपीटी से बाहर रहने वाले केवल 5 देश हैं। एक है आपका अपना भारत, मेरा भारत है, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा इजराइल है, चौथा उत्तर कोरिया और पांचवा दक्षिण सूडान। तो उत्तर कोरिया पहले इसमें एनपीटी में जुड़ गया था, वो ये पहले जुड़ गया था, लेकिन इसको लगा कि भाई सबके पास परमाणु बम हो रहा है तो हम भी तो परमाणु बम बनाएंगे। तो यह क्या करता है कि 2003 में इससे बाहर हो जाता है और 2006 में यह क्या करता है, अपने लिए परमाणु परीक्षण करता है और परमाणु संपन्न देश बन जाता है। तो ये बात रही। अब देखिए इनमें क्या था कि एनपीटी का मतलब, तो आप समझ लीजिए एनपीटी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये पास हुआ 1 जुलाई 1968 द्वारा 68 को संयुक्त महासभा द्वारा, और ये लागू हुआ 5 मार्च 1970 से। उस समय इसकी अवधि बनाई गई थी कि यह 25 सालों तक लागू रहेगा, अर्थात ये लागू होगा, आप कह सकते हैं एक 5 मार्च 1970 से जब ये लागू होता है तो यह लागू रहेगा 5 मार्च 1900 एक, आप कह सकते हैं कि 95 तक ये लागू रहेगा। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद भी इसकी समय अवधि को बढ़ाया गया। 11 मई 1995 से इसका समय क्या कर दिया गया कि एक इसका समय कर दिया गया कि अनिश्चित काल के लिए, इसके समय को बढ़ा दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। उसके बाद इसकी समीक्षा भी होती है कि इसका कार्य कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। इसकी समीक्षा के लिए हर 5वें वर्ष इसकी समीक्षा होती है। और देखा जाए तो इसमें ये बातें हुई, और मुख्य बात ये हुई कि एनपीटी बना तो उसका कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा, कोई ना कोई शर्तें रही होगी। तो एनपीटी के लिए सबसे बड़ी शर्त ये थी, पहला शर्त था भारत संपन्न सॉरी परमाणु संपन्न देश परमाणु विहीन देशों को परमाणु हथियार अर्थात बम बनाने की जानकारी तकनीकी नहीं देंगे। नंबर 2 था शर्त कि जो परमाणु संपन्न देश हैं वह परमाणु विहीन देशों को तकनीकी के साथ साथ ईंधन उपलब्ध कराने में उनका मदद नहीं करेंगे। देखिए भारत यहाँ पे जो इसमें सिग्नेचर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, सबसे बड़ा कारण यही था। भारत इस बात से एनपीटी से बाहर रहा कि भारत कहा कि यदि यहाँ हम मान लेते हैं कि अगर 2 भागों में विश्व बट रहा है, एक क्या हो रहा है परमाणु संपन्न हो रहे हैं, और दूसरे क्या हो रहे हैं परमाणु विहीन। ये क्या हो रहे हैं परमाणु विहीन देश हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे विश्व जो है वह 2 भागों में बट रहा है। विश्व 2 भागों में बटा, एक परमाणु संपन्न भाग में बटा, दूसरा परमाणु विहीन। तो यहाँ निशस्त्रीकरण की बात कहाँ से हो रही है, निशस्त्रीकरण का आशय तो ये होना चाहिए कि सबके पास कुछ न रहे, किसी के पास भी कुछ न रहे। और लेकिन यहाँ 5 देश तो बन बैठे हैं, इन 5 देशों के पास तो क्या है कि बहुत सारी संपन्नताएं हैं, लेकिन अन्य देश जो हैं, विश्व के और देश जो हैं, कह सकते हैं कि जो मान्यता प्राप्त लगभग 195 देश जो हैं, उनमें से 190 देशों के पास तो व्यवस्था नहीं है। और आप सिर्फ 5 देश बन बैठे और बोल रहे हैं कि आपको हम तकनीकी नहीं देंगे, आपको हम ईंधन उपलब्ध नहीं कराएंगे। इससे इसका मतलब आप ये समझते हैं कि आप ही विश्व में सबसे बड़े होशियार हैं, आपके बराबर कोई दुनिया में होशियार है ही नहीं, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। ये था, भारत को ये लगा कि भाई आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं।
कि आप ये तकनीक मुझे नहीं देंगे तो हम परमाणु बम नहीं बना पाएँगे, आप मुझे ईंधन नहीं देंगे तो हम परमाणु बम नहीं बना पाएँगे। मतलब आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं। और देखिए जब चैलेंज कोई देता है, वो भी भारत जैसे देश को कोई चैलेंज दे, तो भारत इसको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। चूँकि भारत में वो प्रतिभाएँ आज तक पैदा हुई हैं, जो कि विश्व के पटल पे जगत गुरु बन के बिखरी हैं, देश को जगत गुरु बना के रखी हैं, देश को कह सकते हैं कि उच्च शिखर पे रखी हैं। भारत हमेशा से बहुत आगे रहा है, तो वह किसी के कह सकते हैं पिछलग्गू नहीं हो सकता, किसी का पिछुआ नहीं हो सकता है। भारत हमेशा क्या रहेगा, जब भी रहेगा सबके आगे रहेगा। ये होमी जहांगीर भाभा यहीं अपने देश के थे, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है देश के लिए। जैसे अभी के अगर वैज्ञानिकों की बात देखें, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने 1998 की जो सफल परीक्षण करवाए थे, उनके और 74 के भी परीक्षण में ये हिस्सा थे और 1998 के सफल परीक्षण के नेतृत्वकर्ता थे। तो उन्हीं के योगदान से तो आज हमारा भारत मिसाइल मैन कहलाता है, हमारा भारत परमाणु बम का एक अधिकारी बन चुका है, बन बैठा है। वह किसी को अपने आगे नहीं समझता है कि भैया यदि आप प्रेम से समझोगे तो हम प्रेम से समझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मुझे युद्ध में आंखें दिखाएंगे तो हम आपकी आंखें निकाले लेंगे। ये क्या है, कह सकते हैं हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं उनकी देन है, उनके बल पे हम इतना वो उछल कूद लेते हैं, इतना देश को किसी न किसी को आंखें दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको ये बात लगभग समझ में आ गई होगी। मैं ये बताया आपको कि एनपीटी जो है वह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसको हम हिंदी में नाभिकीय अप्रसार संधि कहते हैं। आगे देखा जाए यह पास होती है 1 जुलाई 1968 संयुक्त महासभा द्वारा और लागू होती है 5 मार्च 1970 से, जो 25 वर्षों के लिए लागू हुई थी। आगे देखा जाए तो पुनः समयावधि में परिवर्तन होता है और 11 मई 1995 से अनिश्चित काल तक के लिए क्या होता है कि ये बढ़ जाती है। और यहाँ P5 देश थे, जिनके मुख्य रूप से P5 देशों में नाम था अमेरिका का, चीन का, रूस का, फ्रांस का और ब्रिटेन का। इसकी समीक्षा हर 5 वर्ष पे की जाती है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या गिनी जाए तो इसमें 190 देश हो चुके हैं। इससे बाहर देशों की संख्या हम देखें तो इसमें सिर्फ 5 देश हैं, जो अपना महान भारत देश है, भारत है। दूसरा अपना अपने देश का ही टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है। तीसरा इजराइल है। चौथा उत्तर कोरिया है। पांचवा दक्षिण सूडान। यही केवल 5 देश इससे बाहर हैं अभी। और एनपीटी की शर्त भी मैं आपको बता दिया कि एनपीटी की पहली शर्त थी कि परमाणु संपन्न देश परमाणु विहीन देश को, या राज्य कह सकते हैं या देश कहें, परमाणु संपन्न राज्य परमाणु विहीन राज्यों को क्या करेंगे, परमाणु हथियार बम की जानकारी नहीं देंगे, अर्थात उनको निर्माण की जानकारी, इसके निर्माण की जानकारी नहीं देंगे। दूसरी शर्त क्या थी कि परमाणु संपन्न देश परमाणु विहीन देश को या राज्य को परमाणु तकनीकी और ईंधन प्राप्त कराने में मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे ये सारी चीजें जो थी, यह एक रूप से देखा जाए तो चैलेंजिंग था। और देखिए, चैलेंज अगर कोई करे तो फिर भारतीय उसको चैलेंज को बहुत तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उसको दिखाते हैं। और आपको याद होगा कि 1974 में इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमारी ओजस्वी तेजस्वी नेता इंदिरा गांधी ने इनको दिखाया कि हम भैया आपके पिछलग्गी नहीं हैं, हम आपसे बहुत आगे हैं और आपको दिखाएंगे कि बिना आपके हथियार दिए, बिना आपके कुछ दिए, हम अपने बल पे क्या करेंगे, सफल परीक्षण करेंगे। और 1974 में यह परीक्षण करती हैं, 1974 में परीक्षण करती हैं। और देखिए यहाँ पे ये उसके बाद यह परीक्षण हमारा कह सकते हैं कि ये दिखाने में सक्षम रहा कि हम आपके तकनीकी के बल पे कार्य नहीं करेंगे, हम आपके ईंधन के भरोसे नहीं, हम अपने आप को इतना सक्षम बना सकते हैं, हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं हैं कि वह क्या करेंगी कि आपसे बहुत आगे हैं। आगे देखें मित्रों, तो 1998 की बात करें, अगर हम 1998 की बात करें तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जैसे तो नेता शायद अब विश्व पे नहीं पैदा होंगे। भारत की तो बात छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जैसी जोड़ी हमने जो देखी है वह शायद कोई नहीं देखेगा। अब आने वाली पीढ़ियां तो नहीं देख सकती है, जो बीती पीढ़ियां हैं वही देखी है मात्र। चूंकि कह सकते हैं कि इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका जो 2002 से और 2004 के बीच का काल था वह स्वर्ण काल कहा जाता है। कारण क्या था कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए जिए, देश का ऐसा राष्ट्रपति जो देश के लिए मरे, देश के लिए जिए। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलते हैं। नहीं तो आज के चमचे जो होते हैं वो अपने लिए जीते हैं, वो देश के लिए नहीं जी पाते हैं। कुछ नेता आज भी हैं जो हमारे देश में अच्छे नेता हैं कि वह क्या करते हैं कि देश के लिए जी रहे हैं, भारत माँ की आंचल को नीलाम नहीं होने देते हैं, भारत माँ की आंचल के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं
जो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, न कि उनको देश से मतलब है, न उनको समाज से मतलब है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको एनपीटी विधिवत समझ में आया होगा। एनपीटी की सबसे बड़ी बात यही रहा कि भारत उसका संघ सदस्य देश नहीं बना। आज तक सदस्य देश 2022 चल रहा है, आज तक वह सदस्य देश उसका नहीं बना है। और उन्होंने तथ्य दिया कि हम आपका सदस्य देश इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप विश्व को दो खेमे में बांट रहे हैं। पहला परमाणु संपन्न देश बना रहे हैं, दूसरा परमाणु विहीन राज्य। और यह ऐसी देखिए दोहरी नीति जो है यह गलत है। या तो भाई किसी के पास परमाणु न रहे या तो सबके पास परमाणु रहे। तो आप ये मैं कह सकता हूँ सबके पास रहे न रहे, लेकिन मेरे पास रहना चाहिए। और उसका रीजन भी था, सबसे बड़ा रीजन ये था कि देखिए 1900 अगर हम बात करें 1962 की, तो 1962 में चीन मेरे ऊपर बिना कहे सुने एकाएक क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो चीन के पास उस समय परमाणु बम नहीं था, तो हमला किया और युद्ध हुआ, अयुद्ध किसी तरीके से टल गया। लेकिन उसके पास उस समय परमाणु बम नहीं था, तो परमाणु बम मेरे ऊपर नहीं चला, नहीं तो वही नागासाकी हिरोशिमा जैसा मेरा भी हाल होता अगर इसके पास परमाणु बम रहा होता। और यह चल करके क्या होता है 1964 में यह क्या कर लेता है, परमाणु परीक्षण कर लेता है। तो भारत को यह भी तो लगता है कि भैया जब इसके पास परमाणु परीक्षण ये कर चुका है, इसके पास परमाणु से यह लैस है, इसका देश परमाणु संपन्न देश है, अगर मेरे पास परमाणु नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, इससे हमेशा दब के चलेंगे, ये जो कहेगा उसके हम इशारों पे नाचेंगे। लेकिन भारत किसी के इशारों पर नाचने वाला देश नहीं है मेरे मित्रों। भारत तो हमेशा अपना मस्तक उठाए रहता है। भारत ऐसा देश है जो विश्व में क्या करता है, अपने मस्तक को सदैव ऊपर करता है। और हमारे ओजस्वी नेता जो हैं इस समय कह सकते हैं, नाम तो मैं खैर किसी का नहीं लूंगा, लेकिन विश्व पटल पे हम लोगों को और ऊपर ले जा रहे हैं। जहाँ पे देखा जाए तो हमारी एक छवि अलग बनती जा रही है। अटल जी हमारे देश को तो बहुत आगे ले गए, बहुत तरक्की के, उसी गति को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे तत्कालीन नेता हैं वो और आगे ले जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि ये जो बातें हैं, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि भारत इसका सदस्य देश क्यों नहीं बना। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, भारत एनपीटी का सदस्य देश है या नहीं है, तो आपको तो आंसर दे देना है कि नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, तो आप दो ही कारण बता सकते हैं। पहला तो वह क्या है कि एनपीटी विश्व को दो खेमे में बांट रहा है, परमाणु संपन्न देश में और परमाणु विहीन देश में। और दूसरा कारण क्या है कि चीन क्या है, परमाणु संपन्न देश है, और चीन हमारे पर 1962 में बिना कहे सुने ही, बिना सूचना के युद्ध किया था, मेरे पर लड़ाई किया था। तो मैं उस लड़ाई को तो किसी तरीके से टाल लिया था, लेकिन अब वह तो परमाणु संपन्न हो गया है। यदि मेरे पास परमाणु नहीं रहेगा तो मैं कैसे इससे सुलझूंगा, कैसे इससे हम निपटूंगा। इसलिए क्या किए कि हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया कि एक बेस दिया इसको 1974 में परमाणु संपन्न होने के लिए, और 1998 में हमारा देश पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था। चूंकि हम वो बातें नहीं भूलते हैं, जब भी कभी अटल जी की बातें सुनते हैं तो ये देखते हैं कि हाँ, अटल जी बूढ़े जरूर हो गए थे लेकिन बूढ़े नहीं थे। वो हमेशा एक जवान शेर की तरह तड़पते थे, कभी अमेरिका से आंखें झुका करके नहीं बोला करते थे। क्योंकि मुझे एक कहीं मैं पढ़ा हूँ कि लिखा था कि जब अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मैं भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं मानूंगा, तो भारत के अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉन्फ्रेंस करके तुरंत कहे थे कि अगर अमेरिका हो या विश्व के कोई भी देश हो, अगर मुझे परमाणु संपन्न देश नहीं मानते थे, आ जाए युद्ध के मैदान में, मैं इनको दिखा दूंगा कि भारत परमाणु संपन्न देश है या नहीं है। तो मैं ऐसे अभिभूत नेता को सदैव नमन करता हूं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जहां रहें उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और मैं मित्रों अब इसी के साथ आपको ये सारी चीजें बता दिया हूं, अब इस वीडियो से विदा लेता हूं। आगे मैं आपको सीबीटी बताऊंगा और सीटीबीटी हो गया, और जो भी चीज़ें और होगी, जो बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी, जो बच्चों से कहा जाएगा कि ये सर बता दीजिए, जैसे बताएंगे तो मैं एक दिन सीटीबीटी के बारे में आपको बता दूंगा। और भी जो चीज़ें रहती हैं, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है, आपका लाइक जो होता है, जो शेयर होता है, यह हमें एक ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा के बल ही हम चल पाते हैं, क्योंकि कई घंटे पढ़ाना वह मुश्किल बात होती है मित्रों, लेकिन आप लोगों के लाइक और शेयर सब्सक्राइब मुझे इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि यार मैं थक चुका हूँ। मुझे लगता है कि आपके लिए अगर आपका कमेंट आया है ये चीज़ बनाना है, तो मैं उस पर 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो बना सकता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और ये मित्रों आपके ही लाइक शेयर सब्सक्राइब का एक क्या है कि परिणाम है। चूंकि मेरा एक छोटा सा परिवार
नीरज विथ मैथ जीएस है और उसको आप जितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो मैं आप सभी का पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मित्रों, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे, क्योंकि आपके प्यार के बलबूते ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट अगर छिन गया तो मैं इस तरीके से मुखर होकर के नहीं बोल पाऊंगा, मैं भी उसी भेड़ियों की कतार में खड़ा हो जाऊंगा जहां सब लोग खड़े होते हैं। चूंकि ये क्षमता आपके द्वारा मुझे मिली है, जो भी मैं प्रखर होकर के, मुखर होकर के कुछ भी बोलता हूं और कहीं भी आपके लिए तैयार रहता हूं, खड़ा रहता हूं। तो मित्रों, अब इसी के साथ मैं विराम लेता हूं, अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं और नेक्स्ट डे आपको दूसरे वीडियो लेकर के आऊंगा। नमस्कार मित्रों।